तो मैं ये कहूँगा कि अभी ऐसी पार्टी की यहाँ ज़रूरत नहीं है। देखिए, हमारी पार्टी तो इसी पर काम कर रही है। मैं अपने विरोधियों को ये मैसेज देना चाहूँगा, खैर विधायक बनेंगे तो उसके बाद जो लेंगे तो बात की, पहले हमने क्या लिया है। चूँकि जो लोग प्रभावित हैं वो नदी कटाव से हैं। ये बात सही भी, जाहिर सी बात है। बैकग्राउंड मेरे वालिद साहब रहे, उससे पहले मेरे चचा जाहिदुर रहमान साहब रहे। हाय, मेरा नाम इरशाद शेख है और आप देख रहे हैं इरशाद की रिपोर्ट। आज हमारे साथ वर्तमान के ठाकुरगंज विधानसभा से विधायक सऊद आलम साहब, जिनसे हम कई सवाल के ज़रिए हर वो बातें जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे जिन बातों को लेकर आपके मन में शंका है, आपके मन में डाउट है, आप जो है डाउट में हैं कि वो किस तरह के हैं, किन ख्यालात के हैं, किन सोचों के साथ जो है राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सऊद आलम साहब। सबसे पहले तो मैं इरशाद भाई आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे यहाँ आए और लाइव कर रहे हैं आप। तो बाकी चीज़ें तो आप बता ही रहे हैं, तो कुछ क्या क्वेश्चन के ज़रिए से आप हमसे पूछेंगे या जी फिर? बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो देखिए कि जो भी सवालात है वो मेरे नहीं है, आपके हैं। और मैं यही जानना चाहूँगा, आप में से लोगों का कहना है, आप लोग जो है इस तरह के बात कहते हैं सोशल मीडिया में कि जब साल 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ और तब जो है आरजेडी की तरफ से सऊद आलम साहब को टिकट मिली, तो उनको जीत जो है उनकी वजह से नहीं, उनके कामों की वजह से नहीं, उनकी मेहनतों की वजह से नहीं, बल्कि उनके वालिद साहब के नाम की वजह से मिली है। तो इस तरह की जब आप पर टिप्पणी की जाती है, आपके ऊपर बात कही जाती है, तो इसमें आप क्या सफाई देना चाहेंगे? देखिए, फर्स्ट टाइम जब कोई भी कैंडिडेट होता है और बैकग्राउंड के तहत वो आता है, तो एक लोगों का अपना मिजाज है, लोगों को बात करने का अपना एक वो है, तो वो उन पर टाल देते हैं। ये बात सही भी, जाहिर सी बात है। बैकग्राउंड मेरे वालिद साहब रहे, उससे पहले मेरे चचा जाहिदुर रहमान साहब रहे। तो उसके बाद पार्टी ने, जाहिर सी बात है, पार्टी कोई भी पार्टी ऐसी टिकट नहीं दे देती है। यहाँ सर्वे कराई होगी, यहाँ लोगों से कई तरह से जानकारियाँ ली होगी। अब उनको जब लगा होगा कि भाई नहीं, मेरा कैंडिडेट ये बनेंगे तो सीट निकाल सकते हैं, तो उस आधार पर हमको टिकट पार्टी ने दिया, टिकट दिया और हम लड़े, कामयाबी मिली। लोगों ने एक तरफा हमको जिताया भी, जिताने का काम भी किया। और उस वक्त जब मैं फील्ड में आया तो मैंने लोगों से यही कहा कि चलिए आप लोग हमें जिताइए, इंशाल्लाह मेरे वालिद साहब के जो अधूरे काम हैं, जो काम उनको और करना था और वो नहीं कर पाए, दुनिया से चले गए, तो इंशाल्लाह उन कामों को हम ज़रूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो और किसी हद तक क्या, बिल्कुल समझिए कि 100% मैं उसमें सही खड़ा उतरा और कामयाबी मिली। चूँकि जैसे ही हम लोग इलेक्शन में आए तो उसके बाद लॉकडाउन का सिलसिला हो गया, तो समझिए 1.5-2 साल तो लॉकडाउन का मामला चला गया। तो उस बीच में जो फंड वगैरह हम लोग को विधायक मत का होता है, उस वक्त 3 करोड़ था, बाद में 4 करोड़ हुआ। तो वो फंड भी हम लोग गवर्नमेंट ने ले लिया, मेडिसिन के नाम पर, मेडिकल के नाम पर। चूँकि स्थिति वो बनी हुई थी इलाके की, तो वो चला गया। जब वो कोरोना काल, लॉकडाउन ये सब ख़त्म हो गया, कोरोना काल ख़त्म हो गया, तो फिर हम लोग को काम करने का मौका मिला। तो अल्लाह का करम है कि इस इलाके में 2017 में जितने भी पुल ध्वस्त हुए थे, इस बीच में वो पुल नहीं बना था, और वो सारे पुल बनाने का मैंने काम किया। सिर्फ वही पुल बनाने का काम नहीं किया, उसके अलावा भी बहुत सारे पुल बनाए, जो तकरीबन इस क्षेत्र में 76 पुल तकरीबन बने हैं, और उसमें से तकरीबन बन चुके हैं, कुछ फाइनलाइज में कुछ काम चल रहा है। जैसे जब मैं आपके बारे में रिसर्च करने की कोशिश की, तो मुझे इस तरह इन्फॉर्मेशन मिली कि आप जो है ज़्यादा बोलते नहीं है और लोगों के सामने ज़्यादा हर मुद्दों पर जो है अपनी राय या अपनी बात नहीं रखते हैं। तो मुझे लगा कि आपका तुलना जो है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ करना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो है ज़्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन जब बारी आती थी, जब उनको मौका मिलता था, तो वो 1000 तरह के अपने काम गिना देते थे। और शायद इसी की वजह से जो है देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है उन्हें मान सम्मान बहुत मिलता था। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आपको 5 साल मिला, लोगों ने आपको जो है विधायक बनाया, लोगों ने आपको मौका दिया, तो आप कौन से ऐसे काम किए, बड़े लेवल के काम, जिससे जो है लोग देखकर, लोग जानकर जो है फिर से जो है 2025 के विधानसभा चुनाव में आपको सदन भेजेंगे? देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री इंडिया के रहे, और बहुत बड़े लोगों में थे, वालिद साहब के बड़े लेवल के लोगों में से। हम तो एक छोटा सा आदमी हैं और एक छोटा सा विधानसभा का एक मेंबर हैं, होने की हैसियत से हम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, आदमी बोलने से नहीं होता है,
इंसान को काम दिखाना होता है, खामोशी से आदमी काम करना चाहिए। देखिए ज़्यादा बोलने वालने में, टिप्पा टिप्पणी में ऐसे रहिएगा फिर आप काम नहीं कर पाइएगा। और हम लोग वो है कि हमारी पूरी फैमिली, आप इस इलाके में देख लीजिए, जाहिदुर रहमान साहब 2000 में एमएलए मतलब 2000 में एमएलए बने, मतलब 2001 खाली शुरू हो गया, लास्ट में थे, तो उन्होंने भी इलाके में काम किया। उससे पहले इलाके में कोई काम हम लोग का नहीं था। फिर वालिद साहब को पहले मौका नहीं मिला, बाद में मौका मिला, आखिर उम्र में उनको मौका मिला। तो पूरे इलाके में रोड पुल पुलिया, जो लोग यहाँ बेसिक जो ज़रूरत हम लोग को अभी यही है, नदी कटाव, रोड पुल पुलिया, तो वालिद साहब वो काम करने के उन्होंने किया। इलाके में एक तरह से जाल बिछाया रोडों का, पुलों का, नदी कटाव का। इससे पहले ना कभी नदी कटाव का कहीं काम होता था, इल्ला माशाल्लाह एक आध कोई हो जाए इमरजेंसी तो अलग है, हम लोगों ने नहीं देखा। रोड वगैरह अब यहीं से देख लीजिए कि ताराबाड़ी से हम लोग निकलते थे ठाकुरगंज तक, बीच में सिर्फ एक रोड पवा खाली का जो कद्दू बिटा जाता है, उसके अलावा ठाकुरगंज तक दाएं बाएं कोई रोड पक्की नहीं थी। सोचता आप लोग भी इलाके में जब घर आते होंगे तो देखते होंगे, वालिद साहब आए तो ये सारा रोड बना, समझे कि नहीं, ये सारा काम हुए। तो मैं भी वही करने की कोशिश की, उनके जो अधूरे काम थे। तो बड़े कामों में अगर आप कहेंगे तो सबसे पहले ठाकुरगंज में पावर ग्रिड का मसला था। पिछले 20 सालों से वहाँ पावर ग्रिड लोग बनने नहीं दे रहे थे, यही जनप्रतिनिधि जो थे। और वालिद साहब ने बड़ी कोशिश की उसमें, यहाँ से लेकर दिल्ली तक कोशिश की, लेकिन लोगों ने वहाँ अपनी ज़मीन खरीद रखी है। जो लोग टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं देखिएगा तो उन लोगों की ज़मीन वहाँ पर मिल जाएगी। और अपनी ज़मीन को महंगे दामों में गवर्नमेंट को बेचने के चक्कर में वो जो सरकार की ज़मीन ऑलरेडी मौजूद है, तो वहाँ पर अब जाहिर सी बात गवर्नमेंट की ज़मीन तो बेकार ही पड़ी रहती है, इसमें कुछ होता नहीं है। तो कहीं झील बन करके है, कहीं पानी, कहीं कुछ, तो पक्षी परिंदा तो ऐसी जगह पर जहाँ पानी होगा तो आएगा ही। तो ये लोग ये कहा करके वहाँ पक्षियाँ बैठती हैं, परिंदे आते हैं, तो वो एक वातावरण ख़राब हो जाएगा, यहाँ पावर ग्रिड बन जाएगा तो ये वातावरण ख़राब होगा, इस तरह के करके शिकायत यहाँ से पटना तक पहुँचा करके बनने नहीं दे रहे थे। फिर मकसद उनका ये था कि उनकी जो पर्सनल ज़मीन है वो बिके, और वो उसी मकसद से लिए थे। तो अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैं जब आया तो मैंने भी फिर शुरू में कोशिश शुरू कर दी। तो मुझे भी इस तरह का हुआ, तो मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर ये कौन लोग हैं, क्या है। तो जब मैं देखा तो मुझे वो जो लिस्ट मिली, तो उसमें जो नाम मैंने देखा, मैं नहीं बताऊंगा, अच्छी बात भी नहीं है किसी की वो करना, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि एक तरफ तो आप बात करते कि यहाँ ये होना चाहिए, वहाँ वो होना चाहिए, और आप ऐसे लोगों का साइन हुआ मैंने नज़र आया कि जो आप वो नहीं कर रहे हैं। तो खैर मैं उन सारी चीज़ों को छोड़ करके मैं डीएम साहब के पास गया, डॉक्टर आदित्य प्रकाश जो डीएम थे उस वक्त, मैंने उनसे मुलाकात की। मैंने उनसे कहा कि आपकी क्या मंशा है, आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वहाँ पावर ग्रिड ठाकुरगंज में हो? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं चाहता हूँ। तो मैंने कहा कैसे होगा? कहा कि मेरा जो भी सहयोग है हम करने के लिए तैयार हैं, आप एज ए MLA जो भी जहाँ जो कोशिश कीजिए, हम आपके साथ हैं। हम इस काम को लेकर पटना गए, वहाँ ऑफिसर से मिले, तो उन्होंने कहा कि भाई वहाँ ऐसा है कि वहाँ डीएम साहब से आप बोलिए। मैंने सारी बातें रखी, उन्होंने भी कहा कि भाई वहाँ तो ये मामला वो मामला। मैंने कहा कोई मामला नहीं, गवर्नमेंट की ज़मीन ऑलरेडी है, थोड़ी बहुत खरीदनी आपको पड़ेगी। अब नई जगह पर आप बनाएंगे तो पूरी ज़मीन आपको खरीदनी पड़ेगी, तो गवर्नमेंट क्यों अपनी ज़मीन रहते हुए दूसरी ज़मीन को खरीद कर क्यों गवर्नमेंट पर अपना पैसा वेस्ट करेगा? तो मेरी सारी बातें उनको समझ में आई। तो मुझसे उन्होंने कहा कि आप डीएम साहब को, चूँकि वहाँ एक अनुमति लेटर उनको भेजना होता है, डीएम का परमिशन ज़रूरी होता है, हाँ, तो आप उनसे बोलिए, वो भेजेंगे तो हम फिर यहाँ से कार्रवाई शुरू करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, अभी विदिन आपको 10 मिनट में हम कोशिश करते हैं कि 10 मिनट में आपको लेटर मिल जाए। मैं वहीं बैठ के मैंने डीएम साहब से बात की, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम तैयार हैं। वो अपने कंप्यूटर से वहीं से टाइप करके वो लेटर उन्होंने वहाँ उनको सेक्रेटरी को भेजा और कहा कि हाँ लेटर आ गया और काम अब शुरू हो जाएगा। मतलब ठाकुरगंज पावर ग्रिड का काम आपने जो है कर मैं अभी शुरुआत तो अच्छा। अभी बहुत सारे काम है। अच्छा। पावर ग्रिड की जो परेशानियां थी मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि लोग नहीं चाह रहे थे और हमने कैसे करके मतलब आपने कोशिश की और काम शुरू हो गया। हाँ, उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर रजिस्ट्रार मुतैन हो गया, चूँकि कुछ ज़मीनें उसके आसपास की खरीदनी थी, वहाँ से लेटर इशू हो गया, डीएम साहब के यहाँ लेटर आ गया कि भाई, और रजिस्ट्रार मुतैन होगा कि रजिस्ट्रार रजिस्ट्री करके उन लोगों से ज़मीन लेना, और ले लिया। और वो पावर ग्रिड आज बन के तैयार भी होगा और चालू भी हो गया, नगर को लाइट भी सप्लाई हो गया है, हाँ हो चुका है। बाकी मैन पावर से अभी नहीं जुड़ा है, जैसे जुड़ेगा तो फिर इलाके में भी इंशाल्लाह उसको पूरा फ़ायदा होगा। एक काम तो ये बड़ा काम जो पिछले 20 सालों से नहीं हो रहा था, वालिद साहब की भी चाहत थी और नहीं कर पाए वो, और मैं सही नीयत से मैंने काम किया तो अल्लाह ने वो काम पूरा कराया, आज वो जगमगा रहा है, उससे रोशनी हो रही है। दूसरा बड़ा काम खारूदा भेरबरी पुल का, काफ़ी दिनों से लोग उसकी कोशिश कर रहे थे और ज़रूरत भी थी, चूँकि बस्ता खोला वगैरह जो इलाका है
वहाँ से किशनगंज जाने के लिए तकरीबन 80 से 85 किलोमीटर ठाकुरगंज घूम करके उनको किशनगंज मुख्यालय पहुँचना होता था। और ये बहुत इसकी बात है कि 85 किलोमीटर, मान लीजिए एक डिलीवरी पेशेंट हो, एक सीरियस बीमार हो, तो इतना लंबा डिस्टेंस ले जाना पेशेंट को ख़त्म ही करना बहुत मुश्किल होता था। और वो वाक़यात होते रहते थे आए दिन, या तो बच्चा इशू हो गया, या फिर डिस्करप्ट हो गया, या फिर पेशेंट मर गया, इस तरह के वाक़यात हो रहे। तो वहाँ के लोगों ने मुझसे कहा कि ये काम करा दीजिए इस इलाके के लिए, हमेशा आपके आभार रहेंगे। मैंने कहा मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मैं जान मान सब कुछ लगा दूंगा इंशाल्लाह इसके लिए, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। अल्लाह ने वहाँ भी कामयाबी दी। वहाँ का काम स्टार्ट किया तो शुरू में तो चूँकि कोई सुनने वाला नहीं था, तो वहाँ जो संघर्ष कमेटी थी, आप उन लोगों से पूछ सकते हैं कि जब वो लोग मेरे पास आए कि सऊद साहब कैसे वो होगा, तो मैंने उन लोगों को कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, धरना प्रदर्शन करना होगा हम लोगों को, और मैं भी उस धरना प्रदर्शन में आऊँगा। उस वक्त हमारी हुकूमत नहीं, तब भी हम बैठे थे। बाद में हमारी हुकूमत थी, हम अपनी हुकूमत के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन में वहाँ बैठे, हर धरना प्रदर्शन में हम बैठे, और सारी चीज़ें जाके मैंने माननीय तेजस्वी जी को ये बताई। तो वहाँ दिल्ली से टीम आई, चूँकि वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का NHAI के अंडर आते हैं। हाँ, अंडर आता है। बड़ा पुल है वो, प्रधानमंत्री रोड है, उस पार से जो प्रधानमंत्री रोड आ रहा है वहाँ डिस्कनेक्ट इसलिए हो गया नदी की वजह से, इस पार भी प्रधानमंत्री, उस पार भी प्रधानमंत्री, बीच में वो नदी है। तो दोनों जगह का, तो दिल्ली से टीम आई और यहाँ भी सारे लोगों से मेरी बात थी। तो जहाँ रोड इन होता है नदी पर, तो वहाँ से जो नदी का लेंथ था वहाँ तकरीबन 850 फीट या 950 फीट होता है। तो इस तरह की जगहों पर जो गवर्नमेंट का अपना कुछ एक रूल होगा कि इससे बड़ा पुल नहीं बन सकता है, तो वहाँ ये था कि 650-650 फीट ही पुल बन सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से इतनी बड़ी पुल इतनी पूंजी लागत के साथ नहीं बना के दे सकते, नहीं बना के दे सकते हैं। तो वो लोग अपना रिपोर्ट लिख करके चला गया। मैं पटना में था मुझे खबर हुई कि वो लोग तो यहाँ से गलत रिपोर्ट दे दिया कि वहाँ पुल नहीं बन सकता है। तो मैं चूँकि दाएँ बाएँ सबका रेंज वहाँ पर अच्छी तरह से सब कुछ मैंने किया हुआ था, फ़ौरन में उसी वक्त तेजस्वी जी के पास, माननीय तेजस्वी जी के यहाँ गए, और मैंने कहा देखिए वो पुल होना बहुत ज़रूरी है, आपके नॉलेज में मैंने ये किया था, और दिल्ली से टीम वूम सब गई थी, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, कैसे क्या होगा। तो उसी वक्त मैंने भी बात की, जो उस वक्त AC और वहाँ का ये था दिल्ली वाला, और तेजस्वी जी से भी मैंने बात कराई कि मैंने कहा कि उससे जस्ट 15 मीटर उत्तर 650 फीट का लेंथ है उस नदी पर, और ऑटोमेटिकली अगर 15 मीटर कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं होता है, जब पुल के ऊपर अप्रोच तो जाएगा ही, कोई भी पुल बनता है तो उसके ऊपर अप्रोच जाएगा, तो 15 मीटर अप्रोच को माने नहीं रखता है, वो तो 30-40 मीटर तक अप्रोच जाता है। तो ऑटोमेटिकली पुल जो है रोड जाकर के प्रधानमंत्री में अप्रोच से मिल जाएगा। तो ये बात माननीय तेजस्वी जी को भी समझ में आई, और उस वक्त उन्होंने भी बात की, मेरी भी बात हुई। फिर एक हफ्ते के अंदर वहाँ से वो दिल्ली वाली टीम भी आई और यहाँ के लोकल टीम आई, और वाकई जब वहाँ देखा तो लेंथ उनको 650 फीट मिला, और फ़ौरन उन्होंने डन कर दिया कि नहीं अब ये होना चाहिए। 15 दिन के अंदर ही लेटर वगैरह इशू हो गया, स्वीकृति मिल गई पुल की, और अल्लाह के करम से वो पुल बनने का काम भी तकरीबन सारे पाए तकमील में है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2025 के नहीं तो 26 में इंशाल्लाह लोगों के आने जाने का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा। आज तकरीबन 65-66 करोड़ से लाख की लागत से वो पुल बन रहा है। मैं आपसे ये 20 किलोमीटर ही सीधे वहाँ से जब वो पुल बन जाएगा, लोगों का आना जाना भी शुरू होगा कि पुल उन्होंने दिया है, तो 20 किलोमीटर वहाँ से किसी ने आसानी से 20 किलोमीटर भी किसी को भी जाने में कोई परेशानी को प्रॉब्लम। जैसे आप अपना काम गिना रहे हैं, तो जब 28 जुलाई को कोचाधामन में तेजस्वी यादव जी आए थे, तो उन्होंने वहाँ से एक ऐलान किए कि सीमांचल के डेवलपमेंट के लिए अगर हमारी सरकार आती है तो सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि आज भी जो है सीमांचल बैकवर्ड है, हर मामलों में पीछे है, और विकास उस हद तक नहीं हुआ है जिस हद तक होना चाहिए। तो जैसे आपने 2 अपने काम बताए, जाहिर सी बात है कि आप बहुत सारे से काम किए होंगे, लेकिन हाँ ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े काम बड़े बड़े काम जो मैं भी और भी आपको गिनाऊंगा कि उसके अलावा ये खरना पे ठाकुरगंज से जो किशन जो रोड जा रहा है, तो वहाँ लोहे वाला पुल एक ज़माने से, अंग्रेज के ज़माने से वो पुल बना हुआ है, और बिल्कुल 1 वे पुल है, 2 गाड़ी बैक वक्त पास नहीं हो रही है, इधर रुक जाना पड़ता है, उधर रुक जाना पड़ता है। तो उस पुल का भी काम शुरू हो गया, 2-3 पाए उसके भी बनकर तैयार हो गए। चौथा काम बाईपास का है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ नीतीश कुमार जी आए थे, पहले भी मैंने उनसे बात की थी, और यहाँ उनके हाथों में मैंने लेटर वगैरह भी दिया था, सब बातें की थी। उन्होंने बाईपास का भी, चूँकि ठाकुरगंज में जाम रहने की बड़ी स्थिति रहती है, अब बाईपास जब बन जाएगा तो स्वीकृति मिल गई है उसको भी, काम अब जब ये होगा टेंडर होगा तो उसका काम भी शुरू होगा। मतलब ये 4 जो बड़े काम मतलब है,
ये हुआ। हम्म। आप अभी क्या तो कुछ क्वेश्चन कर रहे थे? हाँ, मैं ये क्वेश्चन कर रहा था तो कि तेजस्वी यादव ने जो डेवलपमेंट अथॉरिटी की हाँ बात, हाँ जाहिर सी बात है कि ये 20 साल, तकरीबन 20-21 साल जो नीतीश कुमार का रीजन में उनके मुख्यमंत्री होते हुए जो ये हुआ, ठीक है, मैं नहीं कहता कि उन्होंने काम नहीं किया, काम किया, सड़कों का, रोड वगैरह का काम उन्होंने भी किया, क्योंकि मुख्यमंत्री जो भी होगा तो जाहिर सी बात है, और उनके रीजन में ये सब हुआ। लेकिन जो यहाँ इस इलाके में खासतौर से सबसे ज़्यादा जो लोग प्रभावित हैं वो नदी कटाव से हैं। रोड पुल पुलिया की ज़रूरत तो खैर आने जाने के लिए है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम जो है नदी कटाव का है, क्योंकि हमारे इलाके में नदी, काफ़ी सारी नदियाँ हैं, और नदी कटाव होता है तो हज़ारों एकड़ लोगों की ज़मीन नदी में, हम लोग खुद इसी से हैं, हमारी तकरीबन 70-80 बीघा ज़मीन नदी में है। तो ये सारा यहाँ के था, तो नदी कटाव का बड़ा हो रहा था, तो मैंने सबसे पहले विधानसभा में इसी का क्वेश्चन भी किया था, और उसके लिए हमने कोशिश भी की। वालिद साहब के ज़माने में नदी कटाव का काम हुआ, और उसके बाद मेरे ज़माने में ही नदी कटाव का बहुत सारे पॉइंट पर काम हुआ है। और इस बार भी, जबकि इस बार फंड ही नहीं दिया गया, गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया उस मत में, लेकिन उसके बावजूद भी हम खींच करके 2-3 जगह, 3 जगह का काम हम करवाया। जैसे आप इन मुद्दों के बारे में तो आप बात किए, लेकिन हमें पता है कि आपके जो वालिद साहब थे उन्होंने एजुकेशन की फील्ड में बड़ी कुर्बानियाँ दी है, और उनकी बदौलत जो है न जाने आज कितने बच्चे जो है पढ़ लिख कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। तो आप उनके औलाद हैं और आपको भी बेबाक तरीके से सारी चीज़ें पता है, और आप बताए भी, गिनाए भी, समझाए भी। लेकिन एजुकेशन को लेकर आप किस तरह के स्टैंड अब तक लिए हैं या आगे लेंगे अगर फिर से विधायक बनते हैं? खैर विधायक बनेंगे तो उसके बाद जो लेंगे तो बात की, पहले हमने क्या लिया है, चूँकि मेरा, हम लोग ये फैमिली पढ़ी लिखी फैमिली हम लोग कराते हैं, हम लोग एजुकेशन पर ही काम कर रहे थे, और उसी पर ज़्यादा दिलचस्पी भी रहती है कि यहाँ बच्चों में तालीम हो जाएगी तो हमारे बच्चे खुद ही आगे बढ़ जाएंगे, सब कुछ हासिल कर लेंगे। ये सब तो छोटे मोटे काम है, ये सब अपने आप हो जाएगा। तो उसके लिए भी मुझसे जितना हो सकता है, यहाँ हमने, यहाँ दिशा की मीटिंग में, जिला परिषद की मीटिंग में, विधानसभा में, जिस कमेटी में हम हैं, अल्पसंख्यक कल्याण समिति कमेटी में कि हम मेंबर भी हैं, और एजुकेशन का डिपार्टमेंट उसमें भी आता है, तो वहाँ भी जो बड़े लेवल के जो सेक्रेटरी वगैरह जो लोग हैं उनसे भी मैंने बात की कि भाई हमारे यहाँ स्कूल तो ठीक है, अच्छे खासे हैं, लेकिन सब मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल हैं, हाई स्कूल की ज़रूरत ज़्यादा है, और डिग्री कॉलेज की। हाँ डिग्री कॉलेज की, हाई स्कूल की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया, तो आज अल्लाह के करम से देखिए कि मैक्सिमम स्कूल हाई स्कूल हो गया, और डिग्री कॉलेज भी लाने का काम हम लोगों ने किया। जैसे आगे भी मैक्सिमम स्कूल अगर हाई स्कूल हो गया है, प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, सारे स्कूल है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। मेरी लास्ट टाइम जो सेक्रेटरी वगैरह से मेरी मीटिंग हुई थी, बात कड़वी भी है, लग चुके हमारे इलाके के ही टीचर हैं, हमारे इलाके के, हम उस तरह के हार्ड एंड स्टेप लेंगे तो उनको भी मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए हम उसको सहने के लिए तैयार हैं। जब वो मीटिंग हुई तो मैं ही था जो मैंने आवाज़ उठाई कि भाई ये आप लोग सिग्नेचर का, हाजिरी का इतना टाइट आप कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप इसको ना टाइट करके आप एजुकेशन को टाइट कीजिए, कि जो बच्चे वहाँ पढ़ने के, बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उनका क्वालिटी एजुकेशन अच्छा हो जाएगा तो हमारे भविष्य बच्चे वही हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों की तालीम अच्छी हो। जब बच्चों की तालीम अच्छी होगी तो टीचर आएंगे तो वो पढ़ाएंगे। तो आप टीचरों पर देखिए कि वो क्या फोकस कीजिए, जो जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं वो उस पर सक्षम है नहीं है, या वो नहीं है तो कैसे वो मेहनत करेंगे, आप उनको हर तरह से वार्निंग भी दे सकते हैं। आप इसका काम कीजिए, बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन अच्छा हो जाएगा, बच्चे अच्छे हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें, आपका हाजिरी का मामला ये वाला जो है कि कोई टीचर आ नहीं रहा है, कोई नहीं आ रहा है, भाग जाता है, ये करता है, तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। जब एजुकेशन पर आप ध्यान देंगे तो टीचर, जब जिस क्लास में जिस दिन टीचर नहीं होगा तो पता चल जाएगा कहाँ है क्या है। तो इस तरह की भी हम लोगों ने मीटिंग में बात की है, और सरकार, हालांकि जो इनसे पहले जो आए थे उन्होंने कोशिश भी की है कि एजुकेशन की तरफ, अब देखिए फर्स्ट स्टेप है, शुरुआत है, इंशाल्लाह अगर आगे हम लोग बने रहते तो इंशाल्लाह और ज़्यादा, और अगर हमारी हुकूमत अगर आगे माननीय तेजस्वी जी अगर बिहार के सीएम बन जाते हैं तो इंशाल्लाह और ज़्यादा काम करने का मौका मिलेगा, खुलकर काम करने का मौका मिलेगा, चूँकि अपने हैंड के आदमी होंगे, और अच्छी बात है जो भी हम उनके सामने रखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो हमारी बात को नकारेंगे, चूँकि जब हम गए हैं तो जानते हैं मेरे बारे में कि हम इज्तिमाई काम के लिए, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा करने पहुँचने वाला काम के लिए हम जाते हैं, किसी का पर्सनल जाती काम के लिए बहुत कम, चूँकि इलाके में हमें मिले तो मेरे नज़दीक आज सब बराबर है। अब आप देखिए इलाके में कि बहुत सारे हिंदू बस्तियां हैं, हमारी मुस्लिम बस्तियां हैं, लेकिन मैंने कहीं कोई नहीं, एक तरफ से मैंने काम किया पूरा। मैंने ये नहीं देखा कि भाई ये फलां है, ये फलां है,
मेरे नज़दीक मैं जब पहले दिन यहाँ जीत करके आया, दूसरे दिन यहाँ बैठे हुए थे हमारे एक साहब दिगल बैंक के, वो आए और मेरे खिलाफ उन्होंने पूरा मोर्चा खोल रखा था, पूरी मुखालिफत में थे, लेकिन वो इमरजेंसी में कैसे मुसीबत में फंस गए। यहाँ आए तो मैंने उसी वक्त एसपी साहब से बात की और मैंने उनको जेल जाने से बचाया था। मेरे सारे लोग उनको पहचानते थे कि आप इनको नहीं पहचान रहे कौन क्या है। मैंने कहा मैं जान रहा हूँ सब कुछ है, लेकिन आज जो मैं विधायक बना हूँ तो मैं सबका विधायक हूँ। सेकुलर मुल्क है, वोट देने की आज़ादी सबको है। सब अगर मुझे दे देंगे तो फिर इलेक्शन ही क्यों होगा? क्यों? समझे कि नहीं? आज वो मेरे पास आया है, एक उम्मीद के साथ आया है और मैं उसका एमएलए हूँ। वोट दिया नहीं दिया हमको इससे मतलब नहीं, मैं उसका एमएलए हूँ और सही अगर सही पर वो है, मैं उनको बचा सकता हूँ तो मैं बचाने की कोशिश करूँगा। मैंने उस आदमी को बचाया था। जैसे कि आप जब ये वाकया सुनाएं तो जाहिर सी बात है कि राजनीति में चाहने वाले भी होते हैं, खिलाफ भी होते हैं, विरोधी भी होते हैं। और जब चुनाव आप लड़े थे तब भी कोई विरोधी थे, आपके खिलाफ चुनाव लड़े थे, आपके खिलाफ हर तरह के रणनीति जो है बनाए थे। आगे भी चुनाव लड़ेंगे तो आपके विरोधी होंगे। तो आप अपने विरोधी को क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरह की राजनीति करें? मैं अपने विरोधियों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि भाई आप इलाके की तरक्की के लिए काम करें, पॉजिटिव काम करें, नेगेटिव काम ना करें। देखिए सबका एक दायरा होता है, एक हद होता है, अपने हद में रह करके आप बात करें। ठीक है, आप जो कर सकते हैं, आपसे जो हो सकता है वही उसी काम को करने की कोशिश करें। इधर उधर की बातों में जाकर को फ़ायदा नहीं है, आपका खुद का नुकसान होगा, आप खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। आप अभी चूँकि एमएलए मैं हूँ, ज़ाहिर सी बात है मेरे ऊपर ही सब लोग जितने भी प्रत्याशी हैं सब मेरे ऊपर ही टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन आपका अपना एक मौक़िफ़ होना चाहिए, आपका अपना मुद्दा होना चाहिए कि आप इलाके को क्या देंगे, क्या करेंगे। आप उन चीज़ों में बात है, आप फुज़ूलियात पर मत जाइए। जो चीज़ें हो गई है उसको सराहने की भी कोशिश कीजिए, नहीं सराह सकते हैं तो कम से कम खामोश रहिए। और जो चीज़ें बाकी हैं तो एक आहद कीजिए कि भी मिलजुल करके अच्छा करने की कोशिश करेंगे, हमको मौका मिलेगा, आपको मौका, जिसको मौका मिलेगा करने की कोशिश करें। उसके अलावा पर्सनली भी इंसान को कोशिश करनी चाहिए। तो मैं यही ऐसे लोगों को पैगाम दूंगा। देखिए, अल्लाह ने आपको एक बहुत ज़िम्मेदार पोस्ट पे जो है खड़ा किया है और आप काम भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पे युवा हैं, जो नौजवान हैं, उन्हें जो है रोज़गार के लिए कहीं भी जाना पड़ता है क्योंकि उन्हें अपना घर चलाना रहता है। तो आप उन रोज़गार के लिए या फिर उन नौजवानों के लिए या फिर जो पलायन हो रहा है उसको लेकर आप किस तरह के मतलब ख़यालात रखते हैं? देखिए हमारी पार्टी तो इसी पर काम कर रही है, आरजेडी पार्टी जो है इसी पर काम कर रही है। माननीय तेजस्वी यादव जी का यही मौक़िफ़ है। आपने पिछले दिन देखा कि 17 महीने की हुकूमत हम लोग की बनी, 5 लाख नौकरियां देने का काम हम लोगों ने किया, माननीय तेजस्वी जी ने किया। वही हमारे जो सीएम नीतीश कुमार जी थे, तो उससे पहले वो यही कह रहे थे कि ये क्या अपने बाप के घर से लाके नौकरियां देगा, ये कहाँ से नौकरियां देगा, कहाँ से करेगा। और जब फिर वो हमारे साथ अलायंस में आए और दोनों मिलकर हम लोगों ने शुरू किया, तो तेजस्वी जी ने उन सारे विभागों से काम को निकाला और सबको देने का काम किया। उन्होंने 10 लाख का, हम लोगों ने 2020 में 10 लाख का वादा किया था, क्योंकि हम लोग को इतना मौका नहीं मिला। मौका मिलता 5 साल का तो 10 लाख क्या, उससे ज़्यादा भी हम लोग नौकरियाँ देने का काम करते। अब आगे जो हम लोग का यही प्लानिंग है कि अभी जो हम लोगों ने सबसे पहले यही है कि माननीय तेजस्वी जी बहुत सारे कंपनियों से बात किए हुए हैं। हमारे जो लेबर मजदूर के किस्म के जो लोग यहाँ पर हैं, जो मैक्सिमम जो बाहर हमारे दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ रोज़गार को मुहैया करेंगे। उन कंपनी को यहाँ ला के लगाएंगे। उनकी अगर सरकार बनती है, वो सीएम बनते हैं, तो उन कंपनी को ला के लगाएंगे। मैक्सिमम लोगों का मामला यही हल करने की कोशिश है। बाकी जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए जिस डिपार्टमेंट में जितनी नौकरियाँ निकलेंगी वो सब निकाल करके उनको देने का काम जब करेंगे। ये उसके अलावा हम लोगों का जो टारगेट है कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। अगर हमारी हुकूमत बनती है 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि 200 यूनिट बिजली फ्री होने का मतलब कि 99% लोगों को, कम से कम 95% लोगों को बिजली का बिल देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिनके यहाँ एसी उसी लगी है उनको देने की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि दिल्ली में 200 यूनिट फ्री था तो हम लोगों ने देखा कि 6 महीने तक हम लोगों ने बिल नहीं दिया ये करने का। और हमारी वो माएँ, वो बहन है जो बिल्कुल कमज़ोर हैं, जो नहीं, जिनके पास कोई जरिया माश नहीं है, ऐसी औरतों के लिए 2500 रुपये का माई बहन मान योजना के तहत दिया जाएगा। पेंशन का मामला था, जो 400 रुपये मिल रहा था, उसको हम लोग 1500 करने का काम करेंगे। अब यही सब योजना हम लोगों ने पहले ऐलान किया। अब माननीय नीतीश कुमार जी अब वही पीछे पीछे उसमें 1100 कर रहे हैं। अभी 1100 के बजाय आप 1500 ही कर देते तो हम तो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और बिजली वाला हम लोगों ने एक क्या वही फार्मूला वो अपना करके 125 यूनिट किए हैं और अब बिजली का लचर पोच
देख रहे हैं मैं कि एक चीज समझना चाहूंगा कि जैसे आपने रोजगार की बात की है, तो ठाकुरगंज तरफ, गलगलिया तरफ जो है इंडस्ट्रीज आ रही है, कंपनियां आ रही है, लेकिन वो जो इंडस्ट्री आ रही है, कंपनियां आ रही है, यहाँ के लोकल लोगों को जो है जॉब नहीं दे रहे, जगह नहीं दे रहे, काम करने का मौका नहीं दे रहे। तो ये सारी चीजों को जानने के बाद आपने कोई तरह के कदम उठाने की कोशिश की? मैं जितनी भी यहाँ कंपनियाँ जो फैक्ट्रियाँ लगी हैं, मैं उनके ऑनर से मैंने कई मरतबा बात की, मैं वहाँ जाके विज़िट भी किया। और जैसे ये अनमोल बिस्किट फैक्ट्री का भी लगा, तो वहाँ जाके मैंने जायज़ा भी लिया और वहाँ मैंने देखा भी। और चूँकि लोग कह रहे थे कि वहाँ अपने लोग नहीं हैं, वो सिर्फ बाहर से ही ले रहे हैं, तो जब मैं वहाँ गया तो ऐसी बात नहीं, हमारे जो लोकल लेबर हैं मैक्सिमम वहाँ पर आसपास के एरिया के हैं। अब चूँकि बंगाल से सटा हुआ है, तो कुछ बंगाल के भी हैं, कुछ हमारे बिहार के भी हैं। ये गलगलिया साइड की काफ़ी सारी लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, सबका काम कर रहे हैं। अब ऊपर जो पढ़े लिखे लेवल का मामला है, तो वो तो भाई मेरिट पर होता है, तो उसके लिए तो अपना जो भी है। और मैंने बहुत सारे फॉर्म वहाँ जमा करने का मैंने खुद उस वक्त एट ए टाइम तकरीबन 100 फार्म करीब मैंने उनको देने का काम किया कि इसमें से देखिए सिलेक्शन कीजिए। कंपनी होती है तो वो भी अपने उनका क्राइटेरिया होता है, उस हिसाब से जैसे लेना होता है, जाहिर सी बात है। अब नीचे लेबर मजदूर है, उनका भी वो ट्रेनिंग करके लेते हैं, तो लेने का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। गलगलिया जो मकई फैक्ट्री है, वहाँ भी देखिएगा कि अब मजदूर लेबर टाइप के लोग काफ़ी सारे हैं। कुछ कमी बेशी है, अब आदमी लगा तो हम लोग वही करें ना, मुकम्मल हमारी हुकूमत नहीं बन पा रही है। बनेगी तो फिर हम अपना उसका एक हमारे हुकूमत की तरफ से एक उन पर दबाव पूरा होगा, सारा कुछ होगा, हम करने का काम करेंगे। अभी आपने जो है बहुत सारे काम गिनाए, लेकिन हमें ये भी पता है कि सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के दौर में कम्युनिकेशन बड़ा मायने रखता है। तो आप तो सीक्रेटली जो है लोगों के विकास के लिए, उन्नति के लिए, भलाई के लिए बहुत सारे काम किए, लेकिन आपने इन कामों का चर्चा नहीं कराए। तो लोग जो है कैसे जानेंगे कि विधायक सौद आलम साहब जो है इतने बड़े बड़े लेवल के जो है काम करने की कोशिश की है, जब तक आप अगर डायरेक्टली उनसे कम्युनिकेशन नहीं करेंगे? देखिए, अब इलेक्शन भी नज़दीक है, हम लोग अपना रिपोर्ट कार्ड भी तैयार कर रहे हैं। चूँकि लोगों के बीच मैंने कई जगह रोड नहीं बन रहा था, हालांकि मैंने शुरू में उनसे कहा था कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि बन जाए। तो मैंने अब नहीं, जब तक नहीं बना था, तो मैं जब गया तो लोगों ने मुझे वहाँ घेरा, बात कही कि भाई आपने कहा था कि बनेगा, नहीं बना। मैंने कहा देख लीजिए, अगर ये रोड नहीं बनेगा तो मैं इलेक्शन में आपके यहाँ वोट मांगने भी नहीं आऊँगा। और अल्लाह के करम से वो सारे रोड भी बन रहे हैं, और मेरे जो मैंने काम किया लोग सब जान रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप चल रहे हैं ना, पैदल चल रहे हैं, गाड़ियों से चल रहे हैं, तो आखिर जो चल रहे हैं तो वहाँ किस रोड में चल रहे हैं? कल का रोड को देखिए और आज का रोड को देखिए कि वो पिच हो रहा है, रोड बन गया है। तो यही कहते हैं, यानी देख करके अनदेखी करते हैं आप, सुन करके अनसुना करते हैं, वो अलग बात है। तो ये बात आपकी सही है कि लोगों में एक चर्चित होना भी चाहिए, चूँकि लोग जान कई जगह ऐसा हुआ कि मेरे बना हुआ रोड में खड़ा है, मुझसे कह रहा कि आपने कहाँ यहाँ काम किया? तो मैंने कहा भाई जिस रोड में खड़े हुए हैं ये किसने बनाया? कह रहा ये तो आप ही ने बनाया। तो मैंने कहा और किस तरह, और क्या काम, यही काम होता है। तो हम लोग अभी रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं, इंशाल्लाह रिपोर्ट कार्ड लोगों के बीच जाएगा, तो लोगों की को जो आशंका है, लोगों को जो सस्पेंशन है, इंशाल्लाह वो उनका दूर हो जाएगा। मैं आखिरी सवाल के साथ जो है आपसे यही जानना चाहूँगा कि देखिए चुनाव है सामने और आप चुनाव लड़ेंगे भी, लेकिन पिछले 5 साल में क्या हुआ नहीं हुआ, जो आखिरी मैसेज आप यहाँ के वोटरों को, जनताओं को, महिलाओं को, नौजवानों को क्या देना चाहेंगे कि फिर से जो अगर विधानसभा का चुनाव हो, आपको टिकट मिलना तय है और जब उनके पास जब आप वोट मांगने जाएंगे तो जो है बेफिक्र होकर के सब अपना वोट आपको दे करके फिर से सदन भेजेंगे, आप किस तरह जो है उन्हें मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको एक एग्जाम्पल दे करके ही मैसेज दूंगा कि हमारे माननीय तेजस्वी जी ने भी अभी कहा था कि एक गाड़ी आप खरीदते हैं तो 15 साल में वो गाड़ी का उसका जो रिटायरमेंट हो जाता है, गवर्नमेंट भी उसको कहती है ये गाड़ी आप साइड कर लीजिए। पिछले 20-21 साल से एक ही आदमी हुकूमत में सीएम बने बैठे हैं और वो थक चुके हैं। आप देख रहे हैं कि उनका कोई बयान नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, लोग परेशान हैं। खासतौर पर अभी सीएम हैं तो आप सब लोगों के लिए काम कीजिए। तो मैं यही कहूँगा कि भाई आने वाले इलेक्शन में माननीय तेजस्वी जी को आप लोग बिहार का सीएम बनाइए, उनकी हुकूमत बनाइए। युवा हैं, यंग है, काम करने की सलाहियत है, काम करने की इच्छा है, काम कर भी रहे हैं, काम करके उन्होंने दिखाया भी। तो आप ऐसे लोगों को लाएंगे तो बिहार का भला होगा, बिहार का फ्यूचर जो मुस्तकबल है वो आपके हाथ में होगा। वो सारा कुछ आपको देंगे और आपके उनके ज़रिए से इलाके में हर तरह की तरक्की होगी, हर तरह का रोज़गार मुहैया होगा। तो मैं यही मैसेज दूंगा कि अब सीएम बदलने का वक्त आ गया है, सीएम बदलिए, माननीय तेजस्वी जी को सीएम बनाइए और इंशाअल्लाह फिर बिहार में
देखिए इंशाल्लाह रोजगार का सिलसिला एक शुरू होगा। आखिरी शॉर्ट में स्टेटमेंट चाहूँगा कि सीमांचल जैसे क्षेत्र में एआईएमआईएम जो भी है, बड़ी मजबूती के साथ जो है वो पार्टी काम कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये पार्टी यहाँ के लोगों की भलाई के लिए है या फिर पिछले कई चुनाव में देखा गया है कि कहीं पे जीतने का मौका था लेकिन वोट कटने की वजह से, वोटों का बँटवारा होने की वजह से ऐसे कैंडिडेट को जीतने का मौका नहीं मिला जो यहाँ के लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे काम कर सकते थे। तो एक आखिरी स्टेटमेंट एआईएमएम के बारे में आप क्या राय रखते हैं? मैं तो ये रहूँगा, जो पार्टी अपनी जगह पर है, लेकिन अभी उनको हमारे स्टेट में या दूसरे स्टेट में काम करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने स्टेट तेलंगाना में काम करें, वहाँ उनके साथी एमएलए हैं, वो आप पूरे स्टेट में वहाँ हावी हो। पहले अपने देखिए, हर आदमी को अपने स्टेट लेवल के अगर ये है तो आपको अपने स्टेट में पहले काम करना चाहिए, और वहाँ जब फुलफिल हो जाए फिर दूसरे स्टेट में जाइए। हमारी पार्टी भी ऑल इंडिया लेवल पर पार्टी है, लेकिन दूसरे स्टेट में जाके इलेक्शन नहीं लड़ती है। तो अभी उस पार्टी की यहाँ ज़रूरत नहीं है, चूँकि उससे नुकसान ही हो रहा है। आप देख लीजिए पिछले यूपी इलेक्शन में, उससे पहले यूपी इलेक्शन में कहीं 2000 कहीं 3000 वोट से मतलब ये गठबंधन, जो महागठबंधन है वो हारा, और वो वहीं 3000 4000 वोट एमआईएम लाने का काम किया, तो माइनॉरिटी का वोट उधर गया और वो जिसकी वजह से वो हारा। गुजरात में भी ये कैफियत रही। पिछले दिनों बिहार में भी हम लोग 10 सीट से चूक गए। 10 सीट हमारी आया तो हमारी हुकूमत बनती। अब ये एमआईएम का नतीजा है कि जो हम नहीं कर पाए। तो मैं ये कहूँगा कि अभी ऐसी पार्टी की यहाँ ज़रूरत नहीं है, ऐसी पार्टी से बचना चाहिए, चूँकि वो वोट काटने का ही काम करेंगे। पिछले दिनों भी यही काम किया है, आगे भी वही काम करेंगे, चूँकि सहानुभूति में उनके आकर के लोग, कुछ लोग चले जाते हैं, जिसकी वजह से एक सेकुलर पार्टी, एक बड़ी पार्टी को नुकसान हो रहा है, जिससे अपने स्टेट के जो भला होना चाहिए, इसकी वजह से रुकावट पैदा हो रही है। तो मैं ये कहूँगा कि अभी आप लोग सब लोग गठबंधन में एकजुटता होकर देखें, मुल्क के हालात को भी देखते हुए। अभी पिछले दिनों आप देख ही रहे हैं, वक्फ के मामले में यही माननीय नीतीश कुमार जब अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द सब कुछ समझ रहे थे, तो फिर वक्फ वाला मामला, जो हमारी जायदाद है, सब कुछ हमारी संपत्ति है, हमने उसको वक्फ किया अल्लाह के नाम पर। तो आपको क्यों स्टेटमेंट उसमें नहीं आया? आपने समर्थन कैसे किया? नहीं करना चाहिए था आपको, हमारी हमदर्दी देना चाहिए। क्या हिंदू एक्ट में हमारा कोई दखल है? नहीं है। तो ये सब चीज़ें होना चाहिए। उसमें भी उन्होंने हाथ खड़े कर दिया और वो वोटिंग किया बीजेपी के हक में, और जिसकी वजह से वक्फ बिल पास हो गया। और उस वजह से मास्टर मुजाहिद साहब जो है आरजेडी का दामन थाम लिया। उसकी वजह से लोग जान रहे हैं कि भाई, आप जब मेरे नहीं हैं, मास्टर मुजाहिद साहब पिछले 15 साल से मेरे ख्याल से उस पार्टी में हैं, और रात दिन एक कर दिया उन्होंने, सब कुछ किया, जन मन तन धन सब कुछ लगा दिया। और आप जब मास्टर मुजाहिद को खड़ा करने का वक्त आया, तो आप उनको पीछे खाई में ढकेल दिए। तो इस तरह और भी समझने वाली बात है, और भी हमारे समझने की चीज़ है। तो जो पार्टियां हमारे हक में बोलेंगी, कोई ऐसा तो वो है नहीं कि ये देश के खिलाफ वो कुछ है। संविधान हमको इसका हक देता है, संविधान हमको सब चीज़ की इजाज़त देता है, तो हमारी चीज़ों को छीनने का किसको हक होता है? तो ऐसे लोगों के मामले में तो खड़े होना ही चाहिए। माननीय नीतीश कुमार जी खड़े नहीं हुए। अभी जैसे एनआरसी जैसा ही अभी आ गया, जब यही 2024 में इलेक्शन लोकसभा का हुआ, पीएम बना, होम मिनिस्टर बना, सब कुछ बना इसी वोट से, और आज आप बिहार का इलेक्शन आ गया है, तो आप मुसलमानों को भयभीत किए हुए हैं, और आप एसआईआर लेकर के आ गए, और एसआईआर के जरिए से लोगों का वोट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा जब लोग सब चीज़ें इकट्ठा भी करने लगे, तो आपने वहाँ से स्टेट से डीएम के जरिए से आप आदेश करा दे रहे हैं कि अभी आप वो बना कर ना दें, क्या बोलते हैं, रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो उसमें लगना है, और वही वोटर आईडी, वही पैन कार्ड, वही राशन कार्ड से आप पीएम बनने बैठे हैं। सबसे पहले तो आपको इस्तीफा देना चाहिए, आपको वहाँ से छोड़ना चाहिए। और अगर वो सही नहीं था, और अगर सही है, तो आपको उसकी इजाज़त नहीं। अभी 28 को फैसला भी आ गया कि उसमें आप क्या बोलते हैं, वोटर आईडी और आपका आधार कार्ड जोड़ने के लिए कहा गया। तो आप हर दरमियान इनकी देखिए कि अभी तक उसको जोड़ने का काम इन्होंने नहीं किया है। तो 2020 के चुनाव में जो है आपको टक्कर देने वाला गोपाल अग्रवाल निर्दलीय उम्मीदवार थे। तो फिलहाल ही उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो शेरशाहवादी लोग हैं घुसपैठी है। तो अब चुनाव है, चुनाव से पहले आप लोगों के ऊपर आपस में जो है आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हो जाएगा। तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ये कहूँगा कि आपको भी एक मरतबा मौका मिला था, इन्हीं लोगों ने आपको वोट देकर जिताने का काम किया था। उन्हीं के वोट से आप एमएलए भी बने थे 2005 में, और आज अब उनको आप बांग्लादेशी कह रहे हैं, आप उनको बाहरी कह रहे हैं। इस शर्म की बात है। आप किस तरह की ज़बान इख्तियार कर रहे हैं? आप पता नहीं क्या चाह रहे हैं। यहाँ राइट कराने का आप कोशिश कर रहे हैं, लोगों को भयभीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कौन होते हैं
लोगों को, किसी को बांग्लादेशी कहने वाला है, या ये तो सरकार इसकी करेगी, होम मिनिस्ट्री इसको तय करेगी, ये वहाँ से करेगा कौन क्या है नहीं है, आप कौन होते हैं? ऐसे लोगों को तो बस वही है कि कोई मकसद नहीं है, बस जहाँ किसी का मामला है, मुद्दा है मुसलमानों का, तो उसके लिए खड़े हो जाना है, या अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए बीजेपी वगैरह में, लेकिन वो कहीं भी जगह ऐसे आदमी की जगह नहीं मिल रही। यही वजह है कि दोबारा वो आज तक नहीं बन पाए, और लोगों की बददुआएं उनके साथ हैं। हमारे साथ थे ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक सऊद आलम साहब, और उनसे हर सवाल के जरिए हम हर बात जानने और समझने की कोशिश की। और इस तरह के रिपोर्ट्स, इंटरव्यू देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए आप इरशाद की रिपोर्ट फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त दिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके चैनल का भी।